अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज हेतु चना की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। धान की फसल में दाना बनने की अवस्था पर लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसानों को कृषि सलाह। हमारे राज्य में रबी मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों के अंतर्गत चना की खेती लगभग 26 लाख हेक्टेयर में की जाती है, जबकि औसत उपज मात्र 9.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है। जब इसकी कम उपज के कारणों पर गौर करें तो उसमें प्रमुख है वही पुरानी किस्मों का चयन तथा परंपरागत तरीके से खेती करना, जिससे बीजों का कम जमाव होता है और जो पौधे उगते हैं उनसे उपज भी कम मिलती है। तो चने की अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करें तथा इसके वैज्ञानिक तकनीक से खेती किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे चने की अधिकतम उत्पादन कैसे लें। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले चने के लिए जो उपयुक्त प्रजातियां हैं, देखिए प्रजातियां बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन प्रजातियों की जो हम चयन करें वो अपना क्षेत्र विशेष के अनुसार चयन करें। जैसे गिरद अंचल के लिए जाकी 9218 है, जेजी 130 है, जेजी 16 है, जेजी 11 है और जेजी 130 है। और आपका इन प्रजातियों को हम बोनी कर सकते हैं क्योंकि ये उन्नतशील किस्में हैं और हमारी देसी प्रजातियां हैं और अधिकतम पैदावार दे सकती हैं ये। दूसरा हमारी आरबीजी 103 है और आपका जो कॉक 2 के नाम से आती है, ये हमारी काबुली चने की प्रजातियां हैं। काबुली चना भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाज़ार में दिन रोज़ दलहन की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि हमारा जो चना है बहुत ही उपयोगी फसल है क्योंकि प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। किसान भाइयों, चने की खेती के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। तो चने की खेती क्षारीय भूमि को छोड़कर अतिरिक्त सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। मध्यम से भारी भूमि इसके लिए उपयुक्त पाई जाती हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी करें और खेत की तैयारी करते समय आप देख लें कि आपने देखा होगा कि चना जो है जितना आपके डेले होंगे उतना ही अच्छा होगा। और उसकी पहले गहरी जुताई करें और गहरी जुताई करने के बाद में उसको जो है कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करके खेत की तैयारी करें। और चने के लिए ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं है और नमी होना चाहिए जिससे कि उसका जमाव हो जाए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो चना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 15 से 22 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को भूमि की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरक प्रबंधन में 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि असिंचित अवस्था में यूरिया या डीएपी का
फसल पर स्प्रे करने से चना की उपज में वृद्धि होती है। देखिए, चने की बुआई का जो उपयुक्त समय है वो आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेके और आप नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आप समय से बोनी कर सकते हैं। जहां असिंचित क्षेत्र हैं वहां अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बोनी कर सकते हैं। जहां सिंचित क्षेत्र हैं वहां नवंबर में भी कर सकते हैं और आखिरी दिसंबर जो है, दिसंबर की फर्स्ट वीक तक भी हम चने की कुछ किस्में हैं उनको हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा ये कि चने की बुआई देर से करने पर हमें उत्पादन कम मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्च के महीने में जब गर्मी बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उसमें जो है चने में इल्ली आने की संभावना भी अधिक रहती है और उसकी जो फल आता है वो भी कम आता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं बीज दर एवं बीजोपचार की। देसी एवं छोटे दाने वाली किस्मों का 65 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज, मध्यम दानों वाली किस्मों का 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज एवं काबुली चना की किस्मों का 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई करना चाहिए। कुछ हमारी बीमारियां आती हैं, बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम जो फफूंदी वाली बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए हमारा जो कार्बन जिसमें बावस्टीन है और थीरम है, तो 2:1 में 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम जो है बीज उपचार करें तो उससे जो फफूंदी वाली बीमारियां उनके आने की संभावना कम से कम रहेगी। दूसरा ये फफूंदी नाशक दवा मिलाने के बाद जो है इसमें जो कल्चर है राइजोबियम का, फफूंदी नाशक के बाद में हमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना है और कल्चर जो है हमारा 200 ग्राम का जो पैकेट आता है वो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहता है। तो 10 किलोग्राम बीज में हम जो है एक कल्चर का पैकेट 200 ग्राम का मिलाएं और मिलाने का जो तरीका है आधा लीटर पानी लें और उसमें जो है 50 से लेकर 100 ग्राम तक गुड़ या चीनी ले लें और उसका घोल बना लें, गरम करें और गरम करने के बाद घोल बनाएं और घोल को ठंडा करें और घोल को जब ठंडा हो जाए तो उसमें जो है हमारा जो 200 ग्राम का पैकेट है उस कल्चर को उसमें मिलाएं ठंडे घोल में और मिलाने के बाद 10 किलो बीज पे उसको हल्के हाथ से मिलाएं और हल्के हाथ से मिलाने के बाद में उसको छाया में सुखा दें और सुखाने के बाद बोनी करें। अब आइए बात करते हैं बुवाई प्रबंधन की। समुचित नमी में सीड ड्रिल के द्वारा ही बुवाई करना चाहिए। खेत में नमी कम हो तो बीजों को नमी के संपर्क में लाने के लिए बुवाई गहराई में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए बीज की बुवाई करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। दूसरा जो खरपतवार की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप जो है निदाई करते हैं तो लागत ज़्यादा आती है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे खेत में हम पलेवा करके जो थेवनी करके हम बोनी कर रहे हैं तो वहाँ पर पेंडीमेथिलीन जो 30 सी दवा आती है उसकी 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके बुवाई के 72 घंटे के अंदर अगर छिड़काव कर देंगे तो उससे हमारे खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे, जमेंगे नहीं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई बुवाई के 45 दिन बाद करें तथा दूसरी सिंचाई बुवाई के 75 दिन बाद कर देनी चाहिए, जिससे फसल से भरपूर उत्पादन की प्राप्ति होती है। अब आइए बात करते हैं फसल सुरक्षा की। हमें समय समय पे खेत की निगरानी भी करते रहना चाहिए, कीड़े और बीमारियों का भी अध्ययन करना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक मुक्टा बीमारी भी आती है, झुलसा भी आता है और जो फली छेदक कीट है वो भी आता है। तो उनको समय समय से मॉनिटरिंग करते रहें और उसमें जो है जहां हमारे फली छेदक कीट आने की संभावना रहती है वहां पर जो है हम जो है रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। कीनोल फॉस है या आपका ट्राइजोफॉस है, 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml दवा मिला करके और आप जो है छिड़काव कर देंगे तो हमारा इल्ली आने की संभावना कम से कम रहेगी। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम जो है चने का प्रबंधन करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसलों में धान एक प्रमुख स्थान रखता है और यह हमारे किसान भाइयों की जीविका का एक मुख्य स्रोत भी है। परंतु देश की खाद्यान्न सुरक्षा की नाड़ी कही जाने वाली धान की फसल के कम उत्पादन की वजहों में काफी हद तक इसमें लगने वाले कीट भी जिम्मेदार होते हैं। तो हमारे जिन किसान भाइयों ने कम अवधि वाली धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय दाने बनने लगे हैं। इसलिए फसल को इस समय हानिकारक कीटों से बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हेम सिंह। वैसे तो किसान भाइयों धान में बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन जो इस समय मुख्य समय है, इस समय जो बाली निकल रही है तो इस समय एक तो तनावेदक लगता है, तो इस टाइम बोरा तनावेदक लग जाता है तो ये बाली यहाँ से बनती है, वहाँ से नीचे से इसकी सूढ़ी गोब में पाई जाती है, गोब को काट देती है, इससे जो बाली है वो सूख जाती है और उसमें दाने खाली रह जाते हैं और उसे हम खींचते हैं तो वो आसानी से खिंच जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान भाई हमारे जो ट्राइको कार्ड है 4 से 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं तो उससे इस कीट की रोकथाम की जा सकती है। जो किसान भाई हमारे इस कीट की रोकथाम के लिए इंसेक्टिसाइड डालना चाहते हैं तो उसमें एमिडाक्लोप्रिड नामक दवा को 200 से 300 ml दवा लेकर 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें तो उससे भी इस कीट के नियंत्रण किया जा सकता है। और जो बालियां सूखी हुई हैं उन्हें किसान भाई तोड़कर कहीं गड्ढा खोद के एक साइड में और उसे गड्ढे में दबा दें, जिससे कि वहाँ से जो वयस्क कीट है निकल के और अंडे ना दे। यदि वो और अंडे देगा तो 150 से 200 अंडे तक देता है तो 200 नए कीड़े बनेंगे, जिससे कि और भी बालियों को हानि पहुंचाएगा। दूसरा इसमें एक कीट और लगा हुआ है जो पत्ती लपेटक कीट है। उसमें सूढ़ी जो है पत्ती को लपेट लेती है और अंदर ही अंदर उसका जो हरा पदार्थ है उसे खा जाती है। हरे पदार्थ को खाने के बाद उससे ये होता है कि जो क्लोरोफिल अंदर से खत्म हो जाता है तो पत्तियां भोजन पर्याप्त नहीं बन पाता, जिससे भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचती है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए भी हम ट्राइको कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। 4 से 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7-8 दिन के अंतराल पर 6 से 7 बार लगाने पर इस कीट से प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इस कीट की रासायनिक नियंत्रण हेतु क्यूनाल फास्ट 25 EC दवा की 1.25 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। एक और कीट है, बाली निकल रही है, बालियों में इस समय दूध बनना है तो एक राइस गंधी बग, एक रस चूसने वाला कीट लगता है जो हमारा किसान भाई जानते भी हैं। एक जब खेत की तरफ जाते हैं तो एक विशेष तरह की गंध आती है और राइस गंधी बग जो मिल्की स्टेज है उसका दूध चूस लेते हैं तो दाने खाली रह जाते हैं और काले भी हो जाते हैं, सफेद भी दिखाई देते हैं। तो इस कीट की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई कोई भी मेलाथियान डस्ट आती है उसे 5% मेलाथियान डस्ट को 10 से 15 किलोग्राम मात्रा लेके बुरकाव करें तो इस कीट का भी प्रबंधन किया जा सकता है। यदि देसी तरीके से प्रबंधन करना चाहते हैं तो किसान भाई हमारे 1 किलोग्राम लहसुन लें और उसे खूब बारीक पीसकर 2 से 3 लीटर पानी में भिगो के रात भर रख दें और उस पानी को फिर छान के 200 लीटर पानी में मिला के और स्प्रे कर दें तो इससे भी हम इस कीट का बचाव किया जा सकता है। एक और कीट लगता है इसमें ग्रासहॉपर, जो धान का टिड्डा है। टिड्डा हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियां भी खाता है और कभी कभी तने को जब ज़्यादा मात्रा में लग जाता है तो ये नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई हमारे जो हैं ये हमारी मेलाथियन डस्ट ले लें, उसे डस्ट का बुरकाव करें तो भी इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें एक कीट की समस्या और आती है धान में, जो हरा सफ़ेद फुदके लगते हैं 2-3। तो जो फुदका लगता है तो वो पत्तियों से तने से रस चूसता है। रस चूस कर जो पौधे हैं, रस चूसने से पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं और ऊपर से पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती हैं। पहले जगह जगह दिखाई देते हैं और जब बहुत ज़्यादा होता है तो पूरे का पूरा खेत भी सूख सकता है। तो इसके लिए जो कार्टाफाइडा क्लोराइड नामक एक दवा है, उस दवा को लेके 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें तो उस कीट का भी प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, आप मोनोक्रोटोफास दवा की 1 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि किसान भाई इस तरह से इन कीटों को प्रबंधन करके और खेती को करेंगे तो मुझे आशा है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है हमारी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, जबलपुर, मुरैना व रायपुर से जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में मध्यम घने से घने बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। अतः किसान भाई कटी फसल को एकत्रित न करें, हवा और धूप लगने के बाद ही फसल को खलिहान में सुरक्षित रखें तथा खलिहान में फसल रखने से पहले दीमकनाशी दवा मैलाथियन डस्ट का भुरकाव अवश्य कर दें। किसान भाइयों, आगामी रबी फसलों की खेती हेतु उन्नत बीज और आदानों की समुचित व्यवस्था करें। गेहूं की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। पूर्ण सिंचित अवस्था के लिए JW 1203, JW 1215, HI 1544 आदि। अर्ध सिंचित अवस्था के लिए JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531 आदि और असिंचित अवस्था के लिए JW 3288, JW 3173 आदि। चने की उन्नत किस्मों में JG 130, JG 11, JG 16, जाकी 9218 आदि तथा काबुली चने की उन्नत किस्मों में काक 2 और JG के 1 प्रमुख हैं। मसूर की उन्नत किस्मों में RVL 31 व JL 2 प्रमुख हैं तथा जीरे की RS 2 व RZ 19 आदि उन्नत किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले बीज को उपचारित अवश्य कर लें। इसके लिए थीरम 1.5 ग्राम व कार्बेंडेजिम 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके बाद दलहनी फसलों के बीज को राइजोबियम एवं PSB कल्चर की 5-5 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। पकी हुई सोयाबीन, मूंग, उड़द व बाजरा की फसलों को काटकर तुरंत ही जुताई करके पाटा लगाकर रबी फसलों की बुआई करें। धान के खेत में पानी की सतह के ऊपर पौधों के तनों पर यदि मटमैले रंग के बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हों तथा धब्बे बैंगनी रंग के किनारे से घिरे हों तो इस शीत ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा धान में तना छेदक के वयस्क कीट नजर आ रहे हैं। इसके लिए ट्राइजोफॉस 1 लीटर या रिनॉक्सीपायर 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। अरहर की फसल में सेमी लूपर, चने की इल्ली, तंबाकू की इल्ली कीट के प्रकोप की संभावना अधिक है। सतत निगरानी रखें और प्रति मीटर 2-3 इल्ली दिखाई देने पर प्रोफेनोफॉस व साइपरमेथ्रिन दवा 40 मिलीलीटर प्रति टंकी में डालकर छिड़काव करें। अमरूद व बेर में फल मक्खी कीट की रोकथाम की व्यवस्था करें और बाग में सिंचाई हेतु थाला बनाकर खाद और उर्वरकों को दें। टमाटर, मिर्च, बैगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी आदि रबी मौसम की सब्जियों की नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। प्याज के लिए किसान उन्नत किस्म का बीज और खाद की व्यवस्था कर नर्सरी डालकर स्वस्थ पौध तैयार करें। लहसुन की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें और खेत की तैयारी कर बुआई करें। मटर की हरी फलियों हेतु खेत तैयार कर बुआई करें। पशुओं के लिए हरे चारे की खेती के लिए बरसीम की उन्नत किस्में जवाहर बरसीम 1, JB 5, बुंदेल बरसीम 3, वरदान तथा जई की उन्नत किस्में जवाहर जई 1, JHO 822, आनंद 2, T9 आदि का चयन करें। बकरियों में PPR का टीकाकरण अवश्य करवा लें। मौसम को देखते हुए मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी के प्रकोप के आसार हैं। इससे बचाव के लिए सफाई रखें एवं किलनी या चीमड़ी के नियंत्रण के लिए मैलाथियन दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पचोखरा, जिला मुरैना के कृषक जागेंद्र शर्मा ने। यह अमरूद के बाग में लगने वाले उकटा रोग के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। जागेंद्र शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद में मुरझाने वाली बीमारी
जिसको हम लोग उकटा रोग या अम्लानी रोग भी कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन है। आज जितने भी पुराने बगीचे हैं, शायद ऐसा बगीचा हो जिसमें कि इस रोग का प्रकोप न दिखाई पड़े। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे हम सामने देख रहे हैं, ये पौधा उकटा रोग से ग्रसित है, सामने में पीछे में भी उकटा रोग से ग्रसित है, वो सारा मुरझाने वाली बीमारी ही दिखाई पड़ रहा है। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। इस बीमारी का लक्षण जनरली सबसे पहले पत्ती पे दिखाई पड़ता है। पत्ती मुरझाती है, धीरे धीरे उसके तने भी मुरझाने लगते हैं और बाद में पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, हमारे पीछे में एक पौधा है कि एक तना सूखा हुआ है, एक शाखा सूखा हुआ है तो दूसरा शाखा पूरा हरा भरा है। कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड पूरा मुरझाया हुआ रहता है तो दूसरे साइड पूरा हरा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के रोग के लक्षण खास करके पौधों में दिखाई पड़ती है। अमरूद के बाग आमतौर पर सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, लेकिन इन बागों में कभी कभी पौधे अचानक सूखने लगते हैं और हमारे किसान भाई यह समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसका कारण क्या है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। यह वास्तव में एक फफूंद के द्वारा फैलता है। यह बीमारी मिट्टी जनित रोग है, जो जनरली इसके मिट्टी में पड़े रहते हैं सूक्ष्म जीवाणु और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यह पौधों पर अटैक करते हैं, जिसके कारण से आगे चल करके उपज में भारी कमी आ जाती है। खास करके बरसात के महीनों में यह बीमारी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इसके पत्ते झड़ते हैं, इसके तने कहीं का टहनी पतली टहनी टूटती है, वो टूट के नीचे आते हैं और वो पानी के बहाव में जब भारी बारिश होती है तो पानी के बहाव में रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे की ओर बढ़ता है और बढ़ने के फलस्वरूप वो स्वस्थ पौधे को रोगग्रस्त कर देता है। इस तरह से ये बीमारी फैलती रहती है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में यदि किसी पौधे पर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि यह विल्ट रोग है। लेकिन यह जान लेने के बाद कि यह विल्ट रोग है, आप इसके नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को अपनाएंगे, चलिए यह भी जान लेते हैं। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग सलाह देते हैं रोग रोधी किस्म का चुनाव करना चाहिए। लखनऊ 49 मार्केट में उपलब्ध है, जो रोग रोधी किस्म है, जिसमें कि मुरझाने वाली बीमारी के लक्षण नहीं आते हैं। तो आप रोग रोधी किस्म का चुनाव करें, जिससे आपके बगीचा में यह बीमारी दिखाई नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसके जड़ के पास में करीब 1 मीटर का थाला बना करके कोड़ देना चाहिए और कोड़ने के पश्चात ट्राइकोडर्मा पाउडर करीब 20 से 50 ग्राम प्रति पौधा की दर से आप डाल दें। जनरली हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पाउडर को गोबर में पहले सड़ा दें, 20 से 25 दिन सड़ाने के पश्चात ही उसको जड़ के पास डालना चाहिए। यह काम जनरली हम लोग सलाह देते हैं जब मिट्टी में नमी रहे तभी ये काम आप करेंगे। दूसरा, इसके अलावा जो खास करके बताते हैं, जब लगे कि अभी जस्ट मुरझाने वाली बीमारी शुरू हुई है तो मुरझाए हुए पोर्शन को काट करके पौधा से अलग कर देना चाहिए। जितना दूर पौधा मुरझा गया है उससे करीब 10 इंच तक अधिक टहनी को काट करके पूर्ण रूप से पौधा से हटा देना चाहिए। हटाने के पश्चात उसमें कॉपर सल्फेट का घोल लगा देना चाहिए। इस तरह से करने पर मुरझाने वाली बीमारी को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकी। गेंदा फूल की अधिक पैदावार हेतु फसल में जरूरी प्रबंधन, हरी फलियों के अधिक पैदावार हेतु मटर की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।